हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। और हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो इस सब्जेक्ट में लगभग आप देखेंगे हर एक एग्जाम में एक दो साल में पूछा ही जाता है। ये वो टॉपिक है जहां से हम अपने मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। बेसिकली हम दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं, मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयरन। अभी हम बात कर रहे हैं मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। और इसमें जो सबसे बेसिक कंस्ट्रक्शन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है दैट इज पीएमएमसी। इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पीएमएमसी या परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के बारे में और इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। दोस्तों, मेरा जो पुराना चैनल था, टेलीग्राम चैनल था, वो अब मेरे पास नहीं है, इसीलिए मुझे एक नया टेलीग्राम चैनल बनाना पड़ा। साथ ही साथ आपके पास जीएफजी फॉर गेट, गीक्स फॉर गीक्स गेट का भी टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि गेट एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुंचे, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आप तक पहुंचे। स्पेसिफिकली अगर हम अभी रिसेंट इसरो के रिक्रूटमेंट की बात करें तो इसरो से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस जीएफजी गेट चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ मेरा एक पर्सनल टेलीग्राम चैनल है दैट इज़ आशु जीना, ASHU जीना, JINA, आशु जीना। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ईसी और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट गेट और बाकी पीएसयू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। डे टू डे बेसिस पर मैं इसमें कुछ वीडियो सेशंस भी, लाइव वीडियो सेशंस भी लूँगा जिसको आप अटेंड कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपकी जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, उसको आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आशुतोष, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 14+ years of teaching experience. In 2010 I have completed MTech from IIT BHU. I have written a couple of books on engineering ethics and power system. My areas of expertise are power system, electrical machines, electromagnetic field theory, material science, engineering ethics and measurement. इससे पहले कि हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, हम सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। ये सबसे बेसिक कंस्ट्रक्शन है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपको किसी फिजिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करना है और पॉइंटर से एक डिफ्लेक्शन शो करना है जिससे कि आप उस वैल्यू को मेजर कर सकें। तो इसका जो सबसे बेसिक कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए होती है एक मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमें एक कॉइल चाहिए होती है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस कॉइल में जब हम करंट पास करते हैं तो उसमें एक फोर्स एक्सर्ट होता है जिससे एक टॉर्क जनरेट होता है, और फाइनली वो टॉर्क आपको क्या देता है, डिफ्लेक्शन देता है, जिससे कि आपका पॉइंटर आपको स्केल पर उससे रिलेटेड जो वैल्यू है उसको रिफ्लेक्ट करता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ एक ही टॉर्क नहीं है। हमें बेसिकली 3 तरीके के टॉर्क्स इसमें देखने पड़ते हैं। तो अगर हम बहुत बेसिक लेवल पे बात करें तो सबसे पहला जो टॉर्क हमें चाहिए होता है वो होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या ऑपरेटिंग टॉर्क, ये वो टॉर्क है जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप एमीटर यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप करंट मेजर कर रहे हैं, तो कितनी करंट आप मेजर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या ऑपरेटिंग टॉर्क जनरेट होता है और मीटर या स्केल पर आपको उसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है। तो अपने पॉइंटर को स्केल पर आगे बढ़ाने के लिए हमें जो टॉर्क चाहिए उसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। अब इसके साथ एक बड़ी समस्या है। जैसे ही आप अपने इंस्ट्रूमेंट को किसी भी वैल्यू पे कनेक्ट करेंगे, अगर कोई रोकथाम नहीं है, अगर कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो सीधे आपका पॉइंटर कहां जाएगा, सीधे फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे चला जाएगा। यस और नो? क्योंकि टॉर्क, अगर आप जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो उससे डेवलप होने वाला जो टॉर्क है वो भी कांस्टेंट होगा। तो टॉर्क है, कोई अपोजिशन नहीं है, तो टॉर्क सीधे क्या करेगा, जो पॉइंटर है उसको सीधे फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर ले जाएगा। इसीलिए हम सही मेजर्ड वैल्यू पर अपने पॉइंटर को रोक सकें, इसके लिए हमें चाहिए होता है कंट्रोलिंग टॉर्क।
और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि कंट्रोलिंग टॉर्क क्या कर रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंपनसेट कर रहा है। इससे हमें पता चलता है, हम आगे डिस्कस भी करेंगे, कि जब स्टेडी स्टेट होती है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं कि जिंदगी बड़ी आसान है, लेकिन जिंदगी इतनी आसान है नहीं। ये नहीं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिला, कंट्रोलिंग टॉर्क मिला और सही वैल्यू पर जाकर हम रुक गए, नहीं। क्योंकि हमारे जीवन में एक और चीज है जो हमें परेशान करती है, वो है इनर्शिया। तो हमारे स्केल और पॉइंटर का जो इनर्शिया है ना, वो इसकी फाइनल वैल्यू पर रुकने नहीं देता है। जैसे ये फाइनल वैल्यू के पास पहुंचता है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क से मान लो ज्यादा हो गया, तो ये पॉइंटर उस वैल्यू से आगे चला जाएगा। जैसे ही आगे जाएगा स्प्रिंग एक्शन होगा। कंट्रोलिंग टॉर्क हम कहां से जनरेट कर रहे हैं, स्प्रिंग एक्शन से, फ्लैट स्प्रिंग से। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब ये कंट्रोलिंग टॉर्क ज्यादा हो जाएगा तो कंट्रोलिंग टॉर्क वापस से इसको एक वैल्यू पर लेकर आएगा जो कि एक्चुअल वैल्यू जो हमें मेजर करनी है उससे कम है। फिर जैसे ये कम हुआ, फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा, फिर अगेन ये आगे की तरफ जाएगा, फिर पीछे की तरफ जाएगा, ये आगे पीछे टू एंड फ्रो ये जो मोशन करेगा, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशंस। तो अगर हमारे पास कोई डैम्पिंग टॉर्क नहीं है तो हमारा जो पॉइंटर है उस फाइनल वैल्यू के दोनों तरफ, दोनों एक्सट्रीम में क्या करता है, ऑसिलेट करता है और हमें एग्जैक्ट या सही रीडिंग नहीं मिल पाती है। इसीलिए हमें चाहिए होता है एक डैम्पिंग टॉर्क। अब ध्यान से समझना, पॉइंटर को स्टार्ट करने के लिए, रीड करने के लिए, मीटर पे वैल्यू रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें चाहिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। लेकिन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सही वैल्यू पॉइंट करे, इसके लिए हमें चाहिए कंट्रोलिंग टॉर्क। और उस पॉइंटर में जो फाइनल वैल्यू के आसपास जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं उनको डैम्प करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, जिससे हमें एक फाइनल वैल्यू मिल पाए, उसके लिए हमें चाहिए डैम्पिंग टॉर्क। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसको हम अभी और डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बेसिक कंस्ट्रक्शन देखें, जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमें रखना है। मान लो हम करंट मीजर कर रहे हैं। अब करंट मीजर कर रहे हैं तो हमारे पास एक कॉइल होनी चाहिए। कॉइल समझते हो ना, एक कॉइल होनी चाहिए। उस कॉइल में जब करंट फ्लो करेगी, तो उसका अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स होगा, और एक हमारे पास एक्सटर्नल पहले से मौजूद एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो टॉर्क जनरेट हो जाएगा। टॉर्क जनरेट होगा तो आपको पॉइंटर का मूवमेंट मिल जाएगा स्केल पे, और आप उस क्वांटिटी को यानी कि करंट को मेजर कर पाएंगे। बहुत बेसिक सा है। तो यहां पर आपको जो मैग्नेट दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट। अब बीच में हमें एक कॉइल चाहिए। अब कॉइल हवा में तो होगी नहीं, तो अगर कॉइल है तो कॉइल के लिए हमें क्या चाहिए, कोर चाहिए। तो देखो यहां पर कोर दिखाई दे रहा है। इस कोर के चारों तरफ हम क्या करेंगे, कॉइल को लपेटेंगे। यस और नो। इसके साथ ही साथ इस कॉइल के चारों तरफ आपको एक एल्युमिनियम फॉर्मर भी दिखाई दे रहा होगा। इसको एल्युमिनियम वेन भी कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है एडी करेंट्स को जनरेट करना। हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो एडी करेंट्स जनरेट हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम उससे डैम्पिंग फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। डैम्पिंग फोर्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमें पॉइंटर के जो ऑसिलेशंस हैं फाइनल वैल्यू के अक्रॉस, उसको खत्म करना होता है। तो आपने क्या किया, एक परमानेंट मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके बीच में आपने कॉइल रखी। कॉइल क्यों, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो परमानेंट मैग्नेट हो गया, एक मूविंग कॉइल हो गया। उस कॉइल में आपने करंट फ्लो करा दी। अब यहां पर ऊपर और नीचे आपको स्प्रिंग दिखाई दे रही होगी, देख रहे हो, एक हेलिकल स्प्रिंग है और ये फ्लैट स्प्रिंग होती है। जैसे आपने देखा है ना, छोटे बच्चों के खिलौनों में होती है, स्पैरल फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में होती है। तो ऐसी फ्लैट स्प्रिंग होती है। फ्लैट स्प्रिंग क्यों होती है, जिससे कि हम करंट को इनपुट करा सकें और करंट को आउटपुट करा सकें, जिस करंट को हमें मेजर करना है। और मजे की बात यह है कि ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम, दो जगह स्प्रिंग होती है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पास एक बीच में क्या हो गया, एक एक्सिल हो गया, एक पाइवोट हो गया। पाइवोट क्यों, जिसके क्रॉस मूवमेंट होगा पॉइंटर का। टॉप और बॉटम की जो स्प्रिंग है वो करंट के टर्मिनल से कनेक्ट हो रही है, मेजर कर रही है, जिस करंट को हम मेजर कर रहे हैं।
और एक सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है पीएमएमसी में कि अगर टॉप या बॉटम स्प्रिंग टूट गई तो क्या होगा। अगर टॉप या बॉटम स्प्रिंग टूट गई इसका मतलब कनेक्शन फेल हो गया, और कनेक्शन फेल हो गया मतलब करंट इनपुट पे जाएगी नहीं, करंट इनपुट पे जाएगी नहीं तो मीटर मीजर क्या करेगा, मीटर जीरो रीडिंग मीजर करेगा। ये बड़ा ही फंडामेंटल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि अगर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की स्प्रिंग ब्रेक हो गई तो क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास परमानेंट मैग्नेट आ गया, एक मूविंग कॉइल आ गई। कॉइल के लिए हमें कोर चाहिए था तो कोर हो गया, और उसके चारों तरफ एक एल्यूमिनियम वेन या फ्रेम हो गया जिसमें हम एडी करंट से एडी करंट डैम्पिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंटर हो गया। अच्छा ध्यान से देखना, ये जो आपको ब्लॉक जैसा दिखाई दे रहा है ना, जिसमें ग्रूव बना है और जिसमें एक्चुअली एक्सेल आपका घूम सकता है, पॉइंटर घूम सकता है, इसको हम ज्वेल बियरिंग कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ज्वेल बियरिंग कहते हैं। और ये जो एक्सेल है ना, इसको हम स्पिंडल बोलते हैं, स्पिंडल। वैसे हिंदी में आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल प्योर हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, इसको हिंदी में धुरी कहते हैं, धुरी, है ना। किसी एक्सिस के अराउंड जो रोटेशनल मूवमेंट होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, धुरी। तो ये स्पिंडल एक धुरी की तरीके से काम करता है। आई होप आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा होगा। तो तीन तरीके के टॉर्क हमें पढ़ने हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो एक्चुअली डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। अब डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करना है सही वैल्यू पर, तो हमें एक कंट्रोलिंग टॉर्क चाहिए। वो हमें कहां से मिलेगा, वो जनरली हमें स्प्रिंग की मदद से मिलता है। अब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है, जिस करंट को हम मीजर कर रहे हैं, मान लो हम एमीटर की बात कर रहे हैं, करंट मीजर कर रहे हैं, तो उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यस और नो। फिर हमें एक डैम्पिंग टॉर्क भी चाहिए होता है, जैसा मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि फाइनल वैल्यू के अक्रॉस जो ऑसिलेशंस हैं उनको हमें खत्म करना है, और हमें एक अपने पॉइंटर को एक फाइनल वैल्यू पर ले जाकर रोकना है। अब डैम्पिंग टॉर्क हम कई तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एडी करंट डैम्पिंग भी हम यूज करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग भी यूज करते हैं, और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग भी हम यूज करते हैं। तो इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, बहुत बेसिक सा डायग्राम है। इसके बारे में एक आध वन लाइनर स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं, तो जल्दी से उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो टॉर्क है जो आपके पॉइंटर को चलाना शुरू करेगा। जैसे ही आपने करंट टर्मिनल को कनेक्ट किया, मतलब करंट जो आपको मेजर करनी थी उसको कनेक्ट किया, तो उस करंट की वजह से क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। उस करंट की वजह से क्या हो रहा है, जैसे ही इस कॉइल में जैसे ही करंट फ्लो करेगी, तो ये वही वाला केस हो गया लॉरेंस फोर्स वाला। याद है लॉरेंस फोर्स? क्या होता था लॉरेंस फोर्स? हेलो, भूल गए सब? लॉरेंस फोर्स, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर in an external magnetic field, in an external magnetic field। याद आ गया? भूली बिसरी कहानी याद आ गई? यस और नो? कैसे लिखते थे इस फोर्स को? F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। IL क्रॉस B। IL क्या है? IL is the current element. It is the current element. Current element. यही वो लॉरेंस फोर्स है जो आपके डिफ्लेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, जहां से आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलता है। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में भी समझेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या कर रहा है, जैसे ही करंट मीटर की कॉइल में पास करेगी, मीटर की कॉइल समझ गए ना, कॉइल समझ गए ना, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल ऐसी कॉइल जिसमें करंट भी फ्लो हो सके और जो टॉर्क अगर जनरेट हो तो उसमें मूव भी कर सके, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो जैसे ही उस कॉइल में करंट ने एंटर किया, एक फोर्स जनरेट होता है विच इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, जो उस करंट के प्रोपोर्शनल होता है जिस करंट को वो मीजर कर रहा है। इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है,
अब ये जो टॉर्क है इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि पॉइंटर को जीरो पोजीशन से आगे बढ़ाना। जीरो पोजीशन से आगे बढ़ाने के लिए हमें जो फोर्स या टॉर्क चाहिए होता है उसको हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर कोई रोकने वाला नहीं है, अगर कोई पूछने वाला नहीं है, तो क्या होगा? पॉइंटर सीधे जाएगा और फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट टॉर्क है, सीधे जाके फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू पे एफएसटी पे जाके रुक जाएगा। ये हम नहीं चाहते, हम तो एक्चुअल वैल्यू मेजर करना चाहते हैं। कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए हमें चाहिए होगा एक कंट्रोलिंग टॉर्क। तो अगर करंट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो जो डेवलप्ड या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ऑपरेटिंग टॉर्क है, वो भी कांस्टेंट होगा, फोर्स भी कांस्टेंट होगा। यस और नो? सो पॉइंटर विल गिव द, अगर कोई अपोजिशन नहीं है, द पॉइंटर विल स्विंग टू द फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू एंड इंडिकेट्स एफएसडी। अब इस पे आपसे एक वन लाइनर क्वेश्चन वो पूछ सकता है, इफ देयर इज नो कंट्रोलिंग टॉर्क। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो भी आपको समझ में आना चाहिए। इफ नो कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रेजेंट, if no controlling torque is present, the PMMC, permanent magnet moving coil instrument, will read what? A, 0, B, full scale deflection value, C, both, डी नन। देखो चवन्नी भरे का एक क्वेश्चन बन गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू। अगर कंट्रोलिंग टॉर्क प्रेजेंट नहीं है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हमें क्या चाहिए? कंट्रोलिंग टॉर्क। अब कंट्रोलिंग टॉर्क हमें कहां से मिलेगा? कंट्रोलिंग टॉर्क हमें मिलेगा स्प्रिंग से, टॉप और बॉटम स्प्रिंग से। और ध्यान रखना, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की जब आप बात करेंगे, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की आप बात करेंगे, तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क हम जिस स्प्रिंग से प्रोड्यूस कर रहे हैं वो स्प्रिंग आपकी कॉइल से सीरीज में कनेक्टेड है। अगर स्प्रिंग ब्रेक हुई टॉप और बॉटम की तो कॉइल में कोई करंट नहीं है, कॉइल में कोई करंट नहीं है तो कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है तो कोई टॉर्क नहीं है, कोई टॉर्क नहीं है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, जीरो डिफ्लेक्शन। So to stop the pointer at the required final value, another torque is required which is equal and opposite to the deflection torque. Yes or no? Controlling torque is produced by spring mechanism, जैसा कि हमने डिस्कस किया। स्प्रिंग मैकेनिज्म जिसको कि हम फ्लैट हेलिकल या स्पायरल स्प्रिंग कह रहे हैं, उसकी मदद से हम कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट करते हैं। तो कंट्रोलिंग टॉर्क को अगर आप बहुत सिंपली लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं केसी थीटा। केसी क्या है? केसी इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। केसी इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। और थीटा क्या है? थीटा इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर, डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर। ठीक है? अब मजे की बात देखो, स्प्रिंग कैसे काम करती है। जैसे जैसे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा पॉइंटर का, वैसे वैसे स्प्रिंग क्या होगी? वाइंड होती जाएगी। वाइंड होती जाएगी तो क्या होगा? उस स्प्रिंग की वजह से जो कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट हो रहा था उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जब थीटा बढ़ेगा, केसी तो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, किसी भी स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जिससे कि फाइनली आपका पॉइंटर एक फाइनल वैल्यू के पास पहुंच जाए। ठीक है? तो जैसे जैसे स्प्रिंग थीटा बढ़ेगा तो स्प्रिंग की टाइटनेस बढ़ेगी, टाइटनेस बढ़ेगी तो कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। और जिस मूवमेंट कंट्रोलिंग टॉर्क एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट किसके हो जाता है? डिफ्लेक्शन टॉर्क के हो जाता है, उस जगह पे पॉइंटर जाकर रुकने की कोशिश करता है, बट अभी रुका नहीं है, क्योंकि अभी डैम्पिंग चाचा भी तो बैठे हैं। डैम्पिंग चाचा कह रहे हैं भैया हमारा क्या, अभी तो बात सिर्फ कंट्रोलिंग और डिफ्लेक्शन टॉर्क के बीच में हो रही है, लेकिन उधर डैम्पिंग चाचा भी बैठे हैं जो ऑसिलेशंस को खत्म कर रहे हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया कंट्रोलिंग टॉर्क की क्या जरूरत है, तो आप पहली लाइन ये कहोगे कि पॉइंटर को उसकी फाइनल वैल्यू पे ले जाकर रोकने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क बहुत जरूरी है। कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा
तो हमारा पॉइंटर फाइनल वैल्यू पर नहीं पहुंच पाएगा, सीधे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा। अब एक चीज और है, अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं है, अब पॉइंटर चला तो गया, आपने जैसे ही करंट टर्मिनल को कनेक्ट किया, करंट मेजर कर रहे थे, वो पहुंच तो गया, लेकिन कंट्रोलिंग टॉर्क है नहीं। अब जैसे ही आपने करंट टर्मिनल को ऑफ किया, डिस्कनेक्ट किया, अब पॉइंटर जहां है वहीं बैठा है, क्या करेगा? कौन है जो उसको वापस जीरो वैल्यू पर ले जाए, ओरिजिनल वैल्यू पर ले जाए, नॉर्मल वैल्यू पर ले जाए? इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपने करंट को जीरो किया, करंट को डिस्कनेक्ट किया, तो करंट जीरो किया तो डिफ्लेक्शन टॉर्क तो तुरंत जीरो हो गया, क्योंकि वो तो करंट के प्रोपोर्शनल था। लेकिन कंट्रोलिंग टॉर्क अगर प्रेजेंट है तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगा? उस पॉइंटर को वापस जीरो वैल्यू पर, नॉर्मल वैल्यू पर ले जाकर छोड़ देगा, टू ब्रिंग बैक द पॉइंटर टू द ओरिजिनल पोजीशन। इसके लिए हमें कंट्रोलिंग टॉर्क चाहिए। अब देखो, दो तरीके के हम सिस्टम यूज कर सकते हैं। अगर हम स्प्रिंग कंट्रोल यूज कर रहे हैं जनरली, तो TC इज इक्वल टू KC थीटा, जो मैंने लिखा है T इज इक्वल टू K थीटा, ये हम फॉर्मूला नॉर्मली हर जगह यूज कर लेते हैं। लेकिन जहां पर ग्रेविटी कंट्रोल है, वहां पर हम जो कंट्रोलिंग टॉर्क है उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानते हैं, किसके? साइन थीटा के, डिफ्लेक्शन के साइन के। TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये ध्यान रखना, अगर वो आपसे पूछ ले, अगर ग्रेविटी कंट्रोल की बात हो रही है, अगर ग्रेविटी की मदद से हम कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू जो है वो साइन ऑफ द डिफ्लेक्शन एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। चलिए, तो हमने डिफ्लेक्शन टॉर्क की बात करी, हमने कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करी, अब हम बात करेंगे डैम्पिंग टॉर्क के बारे में। डैम्पिंग टॉर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया, डैम्पिंग टॉर्क आपको क्या मदद कर रहा है? डैम्पिंग टॉर्क आपके पॉइंटर को, जो फाइनल वैल्यू पे ऑसिलेशंस हैं, उनको डैम्प आउट करने में मदद कर रहा है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द पॉइंटर इज मूविंग विथ सम स्पीड, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द मूविंग सिस्टम, पॉइंटर का जो ओवरऑल मूविंग सिस्टम है, जो पॉइंटर को मूव कर रहा है, उसका अपना एक इनर्शिया है, क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम है। जब भी कोई मैकेनिकल सिस्टम होगा तो उसमें हमेशा इनर्शिया होगा। इनर्शिया मतलब कि कोई भी सिस्टम जिस स्टेट में होता है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है, चाहे वो स्टेशनरी हो या मूविंग हो। जो रुका है वो रुका रहना चाहता है, जो चल रहा है वो चलते रहना चाहता है। तो जैसे ही ये जीरो वैल्यू से जाएगा उस फाइनल वैल्यू के पास, ये रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इनर्शिया है सिस्टम में। आगे बढ़ेगा, अगेन कंट्रोलिंग टॉर्क ज्यादा होगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क कम होगा, तो क्या करेगा? इसको पीछे ले जाएगा। फिर जैसे ही पीछे गया, अब अगेन कंट्रोलिंग टॉर्क कम हो गया, डिफ्लेक्शन टॉर्क ज्यादा हो गया, फिर आगे आएगा। आगे पीछे ये ऑसिलेशंस होने लगेंगे और आप फाइनल वैल्यू सही से रीड नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ी गुस्सा भी आएगी, तो इसलिए आप क्या करेंगे? कहेंगे भैया एक डैम्पिंग टॉर्क होना चाहिए। ठीक है? बात समझ में आ रही है सबको? इज इट क्लियर? अब देखो, जो ऑसिलेशंस पॉइंटर में थे उनको डैम्प आउट करने में कुछ समय लगेगा, है ना? ये कोई डिजिटल नहीं है सिस्टम कि 0 से 1 हो गया, 1 से 0 हो गया। नहीं, मैकेनिकल सिस्टम है। मैकेनिकल सिस्टम कभी भी 0 से 1, 1 से 0 नहीं होता है। उसमें टाइम लैग होता है, कुछ ना कुछ टाइम लगता है। इस टाइम को, जिस टाइम में वो पॉइंटर अपनी फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू पर पहुंचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेटलिंग टाइम कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सेटलिंग टाइम कहते हैं। सेटल कितने समय में हो पाता है, दैट इज कॉल्ड सेटलिंग टाइम। ठीक है? चलिए, अगर हम डिफ्लेक्शन टॉर्क की बात करें तो डिफ्लेक्शन टॉर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? जिस करंट को आप मेजर कर रहे थे। कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करें तो कंट्रोलिंग टॉर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और जो डैम्पिंग टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल था? इट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग सिस्टम। पॉइंटर को चलाने वाला जो मूविंग सिस्टम है उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है? ये आपसे एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, अब एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, ये शायद किसी साल आई थिंक इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आसान हलवा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो गलत भी कर सकते हैं। ये पूछ रहा है द टाइम टेकन बाय द पॉइंटर टू रीच द फाइनल वैल्यू डिपेंड्स ऑन।
पॉइंटर अपनी फाइनल वैल्यू पर पहुंच जाए, उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किस टॉर्क की है? डिफ्लेक्शन टॉर्क की है, कंट्रोलिंग टॉर्क की है, या डैम्पिंग टॉर्क की है? ऑब्वियसली डैम्पिंग टॉर्क की है। डिफ्लेक्शन टॉर्क क्या करेगा? डिफ्लेक्शन टॉर्क क्या करेगा? जीरो वैल्यू, 1 2 3 4 5। डिफ्लेक्शन टॉर्क क्या करेगा? पॉइंटर को मूव करा देगा। मान लीजिए आपको कितना मेजर करना है? मान लीजिए आपको मेजर करना है 3 एम्पियर, तो डिफ्लेक्शन टॉर्क क्या करेगा? पॉइंटर को मूव करा देगा। अब इस जगह पर 3 एम्पियर पर ये पॉइंटर रुक जाए, ध्यान से देखना, तो यहां पर डिफ्लेक्शन टॉर्क भी प्रेजेंट है और साथ ही साथ कंट्रोलिंग टॉर्क भी प्रेजेंट है। दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, वहां पर रुकेगा, बट रुकता नहीं है। क्यों? इनर्शिया है सिस्टम में। तो ये क्या करता है? ये इसके दोनों तरफ ऑसिलेशंस करने लगता है। क्या करने लगता है? ऑसिलेशंस करने लगता है। और इन ऑसिलेशंस को डैम्प आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? डैम्पिंग टॉर्क चाहिए। सो एट द एंड ऑफ द डे जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है? वो है डैम्पिंग टॉर्क। किस तरीके से इन ऑसिलेशंस को डैम्प आउट किया जाए। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क हम किस किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो देखो बेसिकली 3 तरीके हैं, बट हमने यहां 4 तरीके लिखे हैं। वो उसका रीजन ये है कि जो एडी करंट डैम्पिंग है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है वाली जो डैम्पिंग है, उसी का ही एक स्पेसिफिक केस है। एडी करंट भी कैसे जनरेट हो रही है? जितना भी मेटल पार्ट है आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जितना भी मेटल पार्ट है, जैसे ही उससे मैग्नेटिक फ्लक्स इंटरेक्ट करता है उसमें करंट्स डेवलप हो जाती हैं ड्यू टू द फैराडेज लॉ। तो एडी करंट डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, ये हम बेसिकली यूज करते हैं। आप चाहें तो इसका बेसिक डायग्राम भी देख सकते हैं, कोई खास इसमें बड़ी चीज नहीं है। एडी करंट डैम्पिंग में क्या हो रहा है बेसिकली? ध्यान से देखो, जो मेटल पार्ट्स हैं, मेटल पार्ट्स link the magnetic flux leading to EMF induced leading to eddy currents। इसको बहुत सिंपल तरीके से अगर समझना चाहो तो मैं आपको एक डायग्राम बनाकर बता देता हूं, हमेशा आपको याद रहेगा। जैसे मान लो ये एक एल्युमिनियम की डिस्क है, तश्तरी है, ठीक है, और ये है मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये है मान लो फ्लक्स, ये है फ्लक्स, ठीक है। अब फ्लक्स इस डिस्क को कट करके लिंक करके जा रहा है। मैंने सिर्फ एक ही लाइन बनाई है ताकि आप समझ सकें। अब ध्यान से समझो, एक तो यहां पर फैराडेज लॉ लगा। ये कौन सा लॉ है? फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ। लेकिन जहां भी फैराडे लॉ लगेगा इसके पीछे पीछे क्या आ जाएगा? लेंज लॉ। इफेक्ट अपोजेस द कॉज। लेंज लॉ क्या कह रहा है? ध्यान से समझना। अब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा माइनस d∅dt होता है ना भाई। ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है भैया? ईएमएफ इंड्यूस इज माइनस d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद अ माइनस साइन। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो उस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करने की कोशिश करता है। अब ध्यान से समझना, फ्लक्स जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। अब इसने इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस किया, वो ईएमएफ कुछ करंट फ्लो कराएगा, और वो करंट ऐसे डायरेक्शन में होनी चाहिए कि उससे जो फ्लक्स बन रहा हो वो इस फ्लक्स को अपोज करे। फैराडे लॉ से क्या हुआ? इंडक्शन हुआ, और लेंज लॉ बता रहा है उसका डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो, यहां पर फ्लक्स जा रहा है नीचे की तरफ, तो एडी करंट से जो फ्लक्स आएगा वो ऊपर की तरफ होना चाहिए,
यस और नो? फ्लक्स ऊपर की तरफ हो, राइट हैंड थंब रूल लगा दो, फ्लक्स ऊपर की तरफ हो एडी करंट का, तो एडी करंट का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एडी करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब जरा अपनी फिंगर्स को मूव करके देखो इसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, जो फ्लक्स का डायरेक्शन आएगा ऊपर की तरफ आएगा। तो इस तरीके से जो मेटल पार्ट्स होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट में, उसमें चेंजिंग फ्लक्स, लिंक्ड फ्लक्स की वजह से एडी करंट्स डेवलप हो जाते हैं, और यही एडी करंट्स हमको टॉर्क प्रोड्यूस करके देते हैं, जिससे हम डैम्पिंग करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर ये पॉइंटर है आपके स्केल का, और यहां पर आपने क्या किया, एक एल्युमिनियम की डिस्क यूज करी है, और डैम्पिंग मैग्नेट है। डैम्पिंग मैग्नेट क्या करेगा? जो डैम्पिंग टॉर्क है उसकी वैल्यू को चेंज करेगा। यस और नो? अगर ये मैग्नेट क्लोज होगा तो उतनी ज्यादा डैम्पिंग होगी, थोड़ा दूर होगा तो कम डैम्पिंग होगी, डिपेंड करता है। अभी जब हम आगे और इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। ये तो बात हो गई एडी करंट डैम्पिंग की। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है एयर फ्रिक्शन। तो ऐसा आप एयर चैम्बर यूज करते हैं जिसमें मूविंग एयर या आउटगोइंग एयर जो है वो डिसाइड करती है कि जो पिस्टन है उसकी पोजीशन क्या होगी, और पिस्टन की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग जो है डैम्पिंग टॉर्क जनरेट हो जाता है, और डैम्पिंग टॉर्क इन ऑसिलेशंस को पॉइंटर के डैम्प आउट कर देता है या खत्म कर देता है। तो यहां पर हम बेसिकली एयर फ्रिक्शन यूज कर रहे हैं। फिर आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। अब ध्यान से देखो, जो फ्लूइड फ्रिक्शन है इसमें हम फ्लूइड की विस्कोसिटी को यूज करते हैं डैम्पिंग के लिए। विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी की स्पेलिंग एक बार देख लेना। तो कोई भी फ्लूइड होता है उसमें विस्कोसिटी होती है ना? फ्लूइड की लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स जैसा कुछ होता है, तो उस विस्कोसिटी की मदद से हम डैम्पिंग प्रोड्यूस करा लेते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, एक चैम्बर है, उसमें जो है फ्लूइड भरा हुआ है, और ये एक पिस्टन जैसी डिस्क है जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट के स्पिंडल या पॉइंटर के सिस्टम से कनेक्टेड है, जहां पर डैम्पिंग प्रोड्यूस होती है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग हो गया। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी सी कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगर आप एडी करंट डैम्पिंग की बात करें तो एडी करंट डैम्पिंग उन इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा कारगर सिद्ध होती है जिसमें आपके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो, जैसे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। हम इसीलिए यहां पर परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं ना। इसी तरीके से एनर्जी मीटर हो गया, इसी तरीके से हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जहां पर होती है वहां पर हम एडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कहां यूज करते हैं? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग वहां यूज करते हैं जहां वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग नहीं होती है। अब ध्यान से समझना, तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम कहां यूज करेंगे? यस, देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, जहां पर हम परमानेंट मैग्नेट यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब करंट कॉइल की मदद से जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स हम डेवलप करते हैं वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स परमानेंट मैग्नेट के कंपैरिजन में वीक होते हैं। क्लियर है? तो ये हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यहां पर यूज करते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, मेगर हो गया, मेगर हम हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर का यूज करते हैं। पावर फैक्टर मीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया, इन सब में हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग की। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, जैसा मैंने आपको बताया, यहां पर हम फ्लूइड की विस्कोसिटी को यूज करते हैं जिससे कि हम डैम्पिंग टॉर्क या डैम्पिंग प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। अब फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग कहां यूज होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट में। ये वही कारगर सिद्ध होती है जहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है उसकी वैल्यू कम हो। लो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली हम फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। बट इसके साथ समस्या यह है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें वर्टिकल पोजीशन जो है वो होना जरूरी होती है, बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस्ड इन द वर्टिकल पोजीशन, और इसीलिए इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं होता है। अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें कि कौन सा डैम्पिंग टेक्निक सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है,
तो जैसा हमने कहा, जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो तो हम एडी करंट डैम्पिंग कराते हैं, तो कहने की बात ही नहीं है, एडी करंट डैम्पिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी। अब अगर हमको एयर फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में कंपैरिजन करना हो तो मानी सी बात है कि भाई जो फ्लूइड की विस्कोसिटी है वो ज्यादा होती है, फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, एयर की विस्कोसिटी कम होती है, तो डेफिनेटली फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग ज्यादा इफेक्टिव होगा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग से। तो एडी करंट डैम्पिंग सबसे जबरदस्त, उसके बाद फ्लूइड फ्रिक्शन और सबसे लास्ट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो हम डैम्पिंग बोल रहे हैं ये आपने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा, याद आ रहा है? कुछ ऐसे करके एक पैरामीटर होता था जिसको हम डैम्पिंग रेशियो बोलते थे, यस और नो? देखो, जब इस डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू 1 से कम हो, लगभग 0.6 से 0.8 की रेंज में हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स। तो ये वाला जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें जीटा बोलते हैं इसको। जीटा की वैल्यू 1 से कम है, 0.6 से 0.8 की रेंज में होती है डैम्पिंग रेशियो। और यहां पर आपको देखो क्या दिखाई देगा, पहले स्टार्टिंग में ऑसिलेशंस बड़े हैं, धीरे धीरे ऑसिलेशंस का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जा रहा है, और जो फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू है वहां पे आपका रिस्पॉन्स स्टेबल हो रहा है। ये हो गया अंडर डैम्प्ड। फिर अगर जीटा की वैल्यू 1 हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स। ध्यान से देखना। अब ये देखो, ये वाला जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी ऑसिलेशन नहीं है, इसमें कोई भी ऑसिलेशन नहीं है, यस और नो? कोई भी ऑसिलेशन नहीं है, इसीलिए हम इसको क्रिटिकली डैम्प्ड कहते हैं। जीटा या डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू इसमें 1 होती है। तो ये वाला जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ना, ये सेकेंड वाला ग्राफ जिसमें कोई ऑसिलेशन नहीं है, डायरेक्ट बस सीधे स्टेडी स्टेट वैल्यू पर चला गया। अगर जीटा की वैल्यू मान लो 1 से ज्यादा हो गई तो हम इसको ओवर डैम्प्ड कहते हैं, इसको हम ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स कहते हैं, जो कि आपको ये वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ग्राफ। क्रिटिकली डैम्प्ड में तो सीधे पहुंच गया था स्टेडी स्टेट वैल्यू पे, ओवर डैम्प्ड में क्या हो रहा है, थोड़े समय बाद पहुंच रहा है। तो इसीलिए ये जो ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स होता है उसको लिथार्जिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। लिथार्जिक मतलब थका हारा रिस्पॉन्स भी इसको कहते हैं। तो ये तो आसान सी बात है, कंट्रोल सिस्टम में आपने पढ़ी होगी, इसमें कोई खास बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आगे की हम बात करते हैं, ठीक है? चलिए, तो फाइनली हम जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे, हम एक्चुअली बात परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की ही कर रहे थे। तो आपका जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है वो देखने में कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, परमानेंट मैग्नेट। तो नॉर्थ और साउथ परमानेंट मैग्नेट हो गया। फिर हमें चाहिए एक मूविंग कॉइल, तो देखो मूविंग कॉइल मिल गई। कॉइल है तो कोर होगा अंदर, और उसके चारों तरफ एक एल्युमिनियम का फ्रेम होगा या वेन होगा जिसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस हो सके। अब ध्यान से देखो, यहां पर आपका पॉइंटर हो गया, यस और नो? यहां पर पॉइंटर हो गया, और एडी करंट डैम्पिंग के लिए आप देखो ये यूज कर रहे हो सिस्टम, एडी करंट डैम्पिंग के लिए आप ये सिस्टम यूज कर रहे हो, ठीक है? फिर यहां पर पिवोट हो गया, ज्वेल बियरिंग हो गया, और देखो ऊपर और नीचे ये स्प्रिंग हो गई, दिखाई दे रही है कि नहीं? ये हो गई स्प्रिंग आपकी, जो कि आपके कॉइल में जिसमें करंट पास हो रही है उससे सीरीज में कनेक्टेड है। आई होप आपको डायग्राम क्लियर होगा। डायग्राम में ऐसा कुछ खास नहीं। तो अगर आप परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट को देखें ना, तो ये देखने में कुछ कुछ डीसी मोटर जैसा लगता है, बट डीसी मोटर में क्या है, कंटिन्यूअस ऑपरेशन है, कंटिन्यूअस मोशन है। बट यहाँ कंटिन्यूअस मोशन नहीं है, यहाँ बस एक स्पेसिफिक डिफ्लेक्शन के लिए हमें टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? अब देखिए, अगर टॉप स्प्रिंग या बॉटम स्प्रिंग ब्रेक हो जाती है तो करंट कॉइल में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, और मीटर क्या इंडिकेट करेगा, 0। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, इसमें डिफ्लेक्शन टॉर्क कहां से जनरेट होता है? तो मैंने आपको बताया, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसी कॉइल, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें ऑलरेडी अपनी करंट बह रही है, वो जैसे ही एंटर करेगा एकदम से उसके ऊपर फोर्स लगेगा और पॉइंटर क्या करेगा,
डिफ्लेक्शन दे देगा, काम खत्म। अब अगर लॉरेंस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, तो जो फोर्स आप लिखोगे वो कैसे लिखोगे, आई एल करंट एलिमेंट क्रॉस बी, या आप चाहो तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सपेंड भी कर सकते हो, आई एल बी साइन अल्फा। भैया अल्फा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, सो अल्फा इज द एंगल बिटवीन आई एंड बी। करंट की डायरेक्शन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है उसके साइन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियल फील्ड है, फॉर अ रेडियल फील्ड मतलब करंट फॉर अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, करंट और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अगर अल्फा 90 डिग्री हो गया तो आप फोर्स कितना लिख सकते हो, ध्यान से देखो, आप लिख सकते हो बी आई एल, यस और नो, आई एल बी या बी आई एल, साइन अल्फा या साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, बट ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज फोर्स ऑन वन टर्न ऑफ द कॉइल। कॉइल के किसी एक टर्न पे ये फोर्स लग रहा है, लेकिन कॉइल में तो बहुत सारे टर्न हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। फॉर n टर्न कॉइल, अगर n टर्न्स हैं कॉइल में, तो आप इस फोर्स को कैसे लिख सकते हो, एन बी आई एल। ये है डिफ्लेक्शन फोर्स या डिफ्लेक्टिंग फोर्स। अब फोर्स अगर आ गया है तो वहां से आप टॉर्क लिख सकते हैं। टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क कितना हो जाएगा भैया, जो डिफ्लेक्शन फोर्स है उसको मल्टीप्लाइड कर दो उस दूरी से जिस दूरी पे इक्विवेलेंट अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, वही तो घुमाएगा ना कॉइल को। अब ध्यान से देखो, तो ये D क्या है, जरा ध्यान से देखो, D है क्या, D और L समझ लेते हैं। तो जहां रोटेशन हो रहा है जिस पाइवट या एक्सिल के अराउंड, तो ये वैल्यू है आपकी D, ये वैल्यू है आपकी D। और कॉइल की जो लेंथ है जो मैग्नेट को फेस कर रही है, इसको हम बोल रहे हैं L, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं L। तो आप लिख सकते हो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, ये कितना है, एन बी आई एल डी। अब ये L इंटू डी क्या है, L इंटू डी इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द कॉइल। ये कॉइल का क्या है, एरिया है। तो आप क्या लिख सकते हो, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है आप लिख सकते हो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू एन बी ए, और ये क्या है, आई, एन बी ए इंटू आई। तो ये आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। अब नंबर ऑफ टर्न क्या है, उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स n है, फिक्स। B क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, परमानेंट मैग्नेट है, वो भी फिक्स। A इज द एरिया ऑफ द कॉइल, ये भी फिक्स। मतलब ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, NBA इज अ फिक्स्ड वैल्यू। व्हेन इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, आप कह सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जिस करंट को आप मेजर कर रहे हैं उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रही है सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यस और नो। अब ध्यान से देखो, ये तो कहानी है डिफ्लेक्शन टॉर्क के जनरेट होने की, बट स्टेडी स्टेट की बात करें, स्टेडी स्टेट क्या है, ऑसिलेशंस आर डैम्ड आउट, ऑसिलेशंस आर डैम्ड आउट। जब ऑसिलेशंस खत्म हो गए तो उस केस में आपका जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है ये कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होना चाहिए, तभी तो पॉइंटर उस फाइनल वैल्यू पर, फाइनल जगह पर जाकर रुकेगा। अब डिफ्लेक्शन टॉर्क है कितना, एन बी ए आई इज इक्वल टू, और कंट्रोलिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, के सी इंटू थीटा। थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन, और के सी क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहां से थीटा हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एन बी ए अपॉन के सी एंड दिस इज आई। अब जरा ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो। देखो सेंसिटिविटी हम कैसे लिखते थे, लास्ट क्लास में सेंसिटिविटी पढ़ा था हमने,
आउटपुट अपॉन इनपुट, याद है कि नहीं? चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो आपने करंट इनपुट पे दी और उससे आपको आउटपुट पे क्या मिला? थीटा, चेंज इन थीटा। तो सेंसिटिविटी को आप कैसे लिख सकते हो? थीटा अपॉन आई लिख सकते हो कि नहीं? अगर लिख सकते हो, अगर ये बात समझ में आती है, तो क्या मैं सेंसिटिविटी को लिख सकता हूं थीटा अपॉन आई? तो ये क्या हो जाएगा? NBA अपॉन KC, NBA अपॉन KC। ये फॉर्मूला नोट कर लो, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल बन सकता है, नंबर ऑफ टर्न्स दे देगा, परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो दे देगा, कॉइल का एरिया दे देगा, स्प्रिंग कांस्टेंट दे देगा, बस पूछेगा सेंसिटिविटी बताओ। निकाल सकते हैं कि नहीं? यस और नो? तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम स्प्रिंग यूज कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या अच्छी बातें होनी चाहिए। इसका मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि कंडक्टिंग मटेरियल तो हो, क्योंकि आप कॉइल से सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, बट ये मैग्नेटिक मटेरियल से ना बना हो, क्योंकि अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल से बना होगा तो हमारा तो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट ही किस पर आधारित है? फैराडेज लॉ, लेंस लॉ, लॉरेंस फोर्स, तो सारा मेजरमेंट गड़बड़ हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होना चाहिए, ठीक है? इट शुड बी ऑलमोस्ट जीरो टेम्परेचर। इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी अगर मेटल है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब देखो, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर जीरो है, इसका मतलब टेम्परेचर का इसके रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यही हम चाहते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई जो स्प्रिंग आप यूज कर रहे हो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। लो फटीगनेस, फटीगनेस समझते हो ना? जैसे बहुत समय तक, कई बार तक अगर किसी चीज को यूज करो तो धीरे धीरे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो वीक हो जाती है। तो वही स्प्रिंग अगर आप बार बार यूज करोगे, मान लीजिए आपने 1 लाख बार यूज किया, तो वो स्प्रिंग फैल जाएगी, फिर वो सही से कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं देगी और आपका जो मीटर है वो गलत मेजरमेंट कर सकता है। यही कारण है कि हम जो स्प्रिंग बनाते हैं वो किस एलॉय की बनी होती है? फॉस्फर ब्रॉन्ज की। फॉस्फर ब्रॉन्ज ये एक ऐसी एलॉय है जो टेम्परेचर से ज्यादा प्रभावित नहीं होती है और इसमें फटीग भी ना के बराबर होती है, ठीक है? चलिए, अब देखो, एक बेसिक सा क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था कि फ्लैट स्प्रिंग हम क्यों, फ्लैट स्प्रिंग जानते हो ना, जो खिलौनों में होती है, चाबी वाले जो खिलौने होते हैं, चाबी भरी फिर वो गुड़िया ऐसे 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 नाचती है ना, मतलब जैसे भी नाचती है, तो वो फ्लैट स्प्रिंग क्यों यूज करते हैं? तो हम यहाँ पीएमएमसी में फ्लैट स्प्रिंग क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हम करंट को अंदर भेज सकें और करंट को बाहर निकाल सकें, टू कैरी करंट इनटू कॉइल एंड आउट फ्रॉम द कॉइल। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये आपके लिए बच्चों वाला हो गया क्वेश्चन, ठीक है? अब ये अपोजिट डायरेक्शन में हम क्यों रखते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो टॉप और बॉटम स्प्रिंग होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मतलब अगर एक स्प्रिंग इस डायरेक्शन में हुई तो दूसरी स्प्रिंग इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है? ताकि दोनों का जो टाइटनेस का डायरेक्शन है ना वो अलग अलग हो। अगर एक ढीली हो रही तो एक टाइट हो, एक टाइट हो रही तो एक ढीली हो। इससे क्या होगा? टेम्परेचर के इफेक्ट को हम स्प्रिंग के ऊपर मिनिमाइज कर पाएंगे, टू कंपनसेट फॉर द टेम्परेचर इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? इन जनरल अगर हम मेटल्स की बात करें, कंडक्टर्स की बात करें, तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है क्योंकि इनके पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। बट सेमी कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स की बात करें तो इसमें टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम भी हो सकता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर जीरो है टेम्परेचर कोफिशिएंट तो टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे जो मटेरियल्स हैं जैसे मैंगनीन हो गया, कॉन्स्टेंटीन हो गया, यूरेफा हो गया, है ना, तो ये बेसिकली यूज किए जाते हैं।
जो डैम्पिंग यूज करी जाती है पीएमएमसी में वो है एडी करंट डैम्पिंग। इसको हम एल्युमिनियम वेन डैम्पिंग भी कहते हैं। जैसे मैंने बताया ना, जो एल्युमिनियम का फ्रेम है, वेन है, उसमें एडी करंट्स डेवलप होती हैं और वहां से एडी करंट जो है वो डैम्पिंग टॉर्क जनरेट करती हैं। तो एडी करंट डैम्पिंग यूज की जाती है पीएमएमसी में, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर आप पीएमएमसी स्केल को देखेंगे तो ये 90 डिग्री तक ही लीनियर होता है। क्यों होता है 90 डिग्री तक लीनियर? उसके पीछे कारण है। देखो, जो आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक बेसिक शर्त है। क्या है? परमानेंट मैग्नेट, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो आपका जो मीटर है वो सही मीजर नहीं कर पाएगा। अब आप कितना भी अच्छा मैग्नेट ले लो, बट उस मैग्नेट की जो साइड्स होते हैं, जैसे मान लो ये नॉर्थ है, तो यहां पर क्या हो जाता है? यहां फ्रिंजिंग हो जाती है। फ्रिंजिंग समझते हो ना? फ्रिंजिंग समझते हो ना कि एयर गैप जैसे ही आता है तो फ्लक्स थोड़ा सा बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाता है, यूनिफॉर्म ना होके बल्ज आउट हो जाता है। तो ये जो एजेस हैं, यहां पर जो फ्रिंजिंग हो रही है, क्या हो रही है? फ्रिंजिंग, वो हमारे मेजरमेंट को प्रभावित ना कर सके, इसीलिए हम अपने पॉइंटर या स्केल की जो लीनियरिटी है वो सिर्फ 90 डिग्री तक ही उसको हम मान के चलते हैं। 90 डिग्री तक का ही उसको हम लेकर चलते हैं। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीसी पे ही काम करते हैं, ये एसी पे काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोलराइज इंस्ट्रूमेंट है। पोलराइज इंस्ट्रूमेंट मतलब ये यूनिपोलर डायरेक्शन ऑफ करंट या वोल्टेज के लिए ही आपको मूवमेंट देंगे, अपोजिट के लिए नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उसका सिंपल रीजन है कि भाई जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है ना, ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप देखो, वोल्टमीटर भी होगा तब भी उसमें करंट सेंसिंग एलिमेंट ही होता है। वोल्टमीटर जैसा कुछ होता ही नहीं। एक्चुअली एमीटर को ही हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो वोल्टेज रीड करने लगता है। तो अल्टीमेटली तो आप करंट ही रीड कर रहे हो। अब ये जो करंट है, अगर ये माइनस हो गई तो ये भी माइनस हो गया ना। तो अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो टॉर्क भी अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा। बट अपोजिट डायरेक्शन में जो टॉर्क जनरेट होगा, अब वो आपको डिफ्लेक्शन तो दे नहीं पाएगा, क्योंकि पॉइंटर को स्टॉपर से रोका हुआ है ना जीरो पोजीशन पे, नहीं तो वो चला जाता। यस और नो? बात समझ में आ रही है? तो एसी के लिए काम नहीं करेगा, डीसी के लिए काम करेगा सिर्फ और सिर्फ। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स आर डिजाइन टू वर्क ओनली विद डायरेक्ट करंट, क्योंकि इनका जो ऑपरेशन है इट रिलाइज ऑन द यूनिडायरेक्शनल फोर्स। ये यूनिडायरेक्शनल फोर्स से ही इसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अगर आपने गलती से अल्टरनेटिंग करंट या एसी के साथ इसको यूज कर लिया तो क्या होगा? अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो बार बार रिवर्स हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स होगा तो पॉइंटर बार बार क्या करेगा? कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। यस और नो? इन एवरी हाफ साइकिल, और 50 हर्ट्ज है मतलब एक सेकेंड में 50 बार इधर जाएगा, 50 बार उधर जाएगा, इतना फास्ट। तो होता क्या है कि जो आपका पॉइंटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन देता है या अनरिलायबल इंडिकेशन देता है। तो अगर आपने एसी के साथ यूज किया तो आपको गलत रीडिंग या गलत वैल्यू मिलेगी, साथ ही साथ आपका मीटर डैमेज भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इसको हम पोलराइज्ड यूनिडायरेक्शनल डिवाइस कहते हैं पीएमएमसी को, बिकॉज इट रिलाइज ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो टू प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन। ये करंट के डायरेक्शन के हिसाब से टॉर्क डेवलप करता है। ठीक है। अब कई सारे और ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो एसी डीसी दोनों में काम करते हैं, जैसे जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो एसी डीसी दोनों में काम करते हैं। तो कई बार आपसे एक ऐसा न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है कि मान लीजिए अगर आपके पास एक एसी वैल्यू है, उसको आप मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ पार्ट डीसी भी है, कुछ पार्ट एसी भी है। ठीक है। तो पीएमएमसी लगा दिया तो क्या मेजर करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि एसी क्वांटिटी को तो वो मेजर ही नहीं करेगा। जो कुछ डिफ्लेक्शन आएगा वो एवरेज वैल्यू के हिसाब से आएगा। तो जो पीएमएमसी है वो आपको क्या दे देगा? एवरेज वैल्यू दे देगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिंगल फेज 50 हर्ट्ज 110 वोल्ट AC supply is given to a 0 to 200 volt moving coil instrument, then the pointer indicates। अब ध्यान से देखो, मूविंग कॉइल है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, ये क्या है? AC, तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा, नो डिफ्लेक्शन, काम खत्म। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना,
अगर जिस वैल्यू को आप मेजर कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो हो सकता है, क्योंकि उसके पास टाइम ज्यादा होगा ना, मान लो 1 हर्ट्ज हो या उससे भी कम हो, तो हो सकता है वो आपको डिफ्लेक्शन दे दे, लेकिन वो गलत वैल्यू होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इफ द सप्लाईज, सॉरी ठीक है, ये सब बातें तो हम कर चुके हैं। हाँ, जैसे मान लो कि 1 हर्ट्ज या उससे कम फ्रीक्वेंसी है, द पॉइंटर ऑसिलेट्स विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल वैल्यू इफ इट इज लो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट टाइम था ना पॉइंटर के पास वहां तक पहुंचने के लिए, जब तक वो रिवर्स हो पाता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम थी। लेकिन जो भी वैल्यू देगा गलत ही देगा, तो हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा डीसी के साथ ही यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स हम चाहें तो एज वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं, एज एम मीटर भी यूज कर सकते हैं। एम मीटर मतलब करंट मीजर करेंगे, करंट मीजर करेंगे तो हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे। देखो सीरीज में कनेक्शन दिखाई दे रहा होगा, इधर से तार आ रहा था, एक टर्मिनल पे कनेक्ट किया, दूसरा टर्मिनल इधर सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है कि नहीं? अब यहां पर देखो क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने इसको शंट में कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। पैरेलल में कब कनेक्ट करेंगे? जब हमें वोल्ट मीटर की तरह यूज करना होगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें चाहिए होगी। लेकिन दोनों ही केस में ये मीजर क्या कर रहा है? करंट मीजर कर रहा है, चाहे वो एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो। कहने के लिए हम यहां पर वोल्टेज मीजर कर रहे हैं, बट कैसे मीजर कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ करंट। यस और नो? अब देखो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के साथ एक छोटी सी समस्या है। समस्या ये है कि इसके टॉप और बॉटम में लगी है स्प्रिंग, और वो स्प्रिंग होती है बहुत महीन और पतली स्प्रिंग, तो उसका जो उसके थ्रू पास होने वाली जो करंट है वो भी बहुत कम होती है। तो जो रेंज है, जिस रेंज में ये वोल्टेज या करंट को मेजर कर सकता है वो बहुत कम है, मिली एम्पियर और मिली वोल्ट में ही मेजर कर सकता है। पीएमएमसी मिली एम्पियर और मिली वोल्ट में ही मेजर कर सकता है। अब फिर आप सोचोगे सर फिर फायदा क्या है? जब ये मिली एम्पियर मिली वोल्ट में ही मेजर कर सकता है तो हमने क्यों इसको इतना टाइम वेस्ट किया, क्यों इतना टाइम लगाया इसको पढ़ने में? इसलिए क्योंकि आप इसकी रेंज को अच्छे से एक्सटेंड कर सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सटेंड कर सकते हो। कैसे एक्सटेंड करते हैं चलो समझते हैं। तो हम क्या करेंगे? अपने मीटर की रेंज को एक्सटेंड करेंगे। क्यों मीजर की रेंज को एक्सटेंड कर रहे हैं? क्योंकि ये तो भैया मिली वोल्टेज और मिली एम्पियर में रीड कर रहा है, हमें चाहिए हायर वैल्यू को मीजर करना है। मान लीजिए मुझे 10 एम्पियर मीजर करना हो, 100 एम्पियर मीजर करना हो, कैसे मीजर करेंगे? अब इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए हम करते क्या है, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास था मीटर, ठीक है, हमारे पास था मीटर। जरा वैल्यूज हम फिर से लिख देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। वैल्यूज हम फिर से लिख देते हैं, अपने हिसाब से लिख देंगे। चलिए हो गया काम। अब देखो हमने क्या किया, ये हमारा है मीटर, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का अपना भी कुछ क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। तो मान लेते हैं ये मीटर का रेजिस्टेंस है Rm, ठीक है कि नहीं? हमने क्या किया, जब हमारे पास और कोई व्यवस्था नहीं थी तो हम क्या मीजर कर पा रहे थे? हम इस करंट को मीजर कर रहे थे। ये जो Im मीटर में जाने वाली करंट है हम इसको मीजर कर रहे थे, और Rm क्या है? उस मीटर का अपना रेजिस्टेंस। तो मीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। यस और नो? मान लो हमें ज्यादा करंट मीजर करनी है, ये है नई वाली करंट आई, इसको हमें मीजर करना है, तो हमने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम कहीं से करंट को डाइवर्ट करा दें, मीटर में उतनी ही करंट जाए जो वो मिली एम्पियर में खेलना चाहता है खेले, जो एक्स्ट्रा करंट है उसको हम डाइवर्ट करा दें। कैसे डाइवर्ट कराएंगे? तो हमने क्या किया, हमने एक शंट रेजिस्टेंस यहां पर लगा दिया। अब मानी सी बात है, खुद सोचो, यहां पर बुद्धि और विवेक बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से भी काम हो जाएगा। करंट को तभी डाइवर्ट करा पाओगे जब ये रेजिस्टेंस मीटर के रेजिस्टेंस से कम हो। हर इंसान जिंदगी में आसान रास्ता चुनता है, तो करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस वाले पाथ को
फॉलो करना चाहती है, तो जब करंट इस नोड पर आएगी, देखेगी भैया ये तो ज़्यादा है, ये कम है, चलो इधर ही चलते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर आपको करंट मिल जाएगी I माइनस आई एम। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो बस इसी तरीके से हम रेंज को एक्सटेंड करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, इस मीटर के और इस शंट के अक्रॉस वोल्टेज सेम होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं क्या, आई एम आर एम इज इक्वल टू आई माइनस आई एम, और कितना रेजिस्टेंस है, आर एस एच। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो आर एस एच कितना हो जाएगा, आर एस एच हो जाएगा आई एम आर एम अपॉन आई माइनस आई एम। अगर आई एम से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, आर एम अपॉन आई एम माइनस 1। क्या लिख सकते हैं इसको हम, जरा ध्यान से देखो। तो शंट रेजिस्टेंस जो आपको लगाना है वो हो जाएगा आर एम अपॉन एम माइनस 1। एम क्या है सर, एम इज आई अपॉन आई एम। ये क्या है, ये मीटर की न्यू रेंज है और ये मीटर की पुरानी रेंज है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप अपने मीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं, आप उससे ज्यादा करंट भी मेजर कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम करके देखते हैं जरा। 0 to 1 ये मिली एम्पियर होना चाहिए। 0 to 1 मिली एम्पियर एमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम्स। तो मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, मीटर का रेजिस्टेंस है 20 ओम्स। इफ द सेम मीटर रेंज इज एक्सटेंडेड अप टू 100 एम्पियर, आपने क्या किया, 100 एम्पियर इससे मेजर करने की कोशिश करी। पहले आपकी मीटर की रेंज क्या थी, 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। तो एम स्केल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई अपॉन आई एम। आई कितना है 100, ये कितना है मिली एम्पियर, 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5। यस और नो। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपने देख लिया 10 टू द पावर 5, एक आंसर यहां से आ गया। और शंट रेजिस्टेंस आपको कितना चाहिए, आर एम माइनस एम माइनस 1। आर एम कितना है 20 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 5 माइनस 1। अब 10 टू द पावर 5 के रेस्पेक्ट में 1 क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आप कह सकते हो 0.2 मिली ओम्स, 0.2 मिली ओम्स। देखो जरा कितना आसान क्वेश्चन है। बस आंसर मैच करा लो। 0.2 ओम्स आ रहा है कि नहीं, 0.2 मिली ओम्स, ठीक है। तो एक्चुअली आपका मीटर उसी करंट रेंज को पढ़ रहा है, उसमें नहीं कोई चेंज हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल करंट आप मेजर कर रहे थे वो अब रेंज उसकी बढ़ गई है। चलिए अब देखो, मीटर की रेंज को इंक्रीज करने के लिए हम जो रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं शंट में, वो लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये तो पहली बात, मतलब जो शंट रेजिस्टेंस हो वो मीटर के रेजिस्टेंस से कम हो। दूसरा, वो मैंगनीन एलॉय का बना हो। मैंगनीन एलॉय का क्यों बना हो, उसके पीछे वही रीजन है कि भाई टेम्परेचर से ज्यादा प्रभावित ना हो। यस और नो। तो इसमें मैंगनीन होगा 12%, कॉपर होगा 84%, निकेल होगा 4%। इसको याद रखना, मैंगनीन कॉपर निकेल 12 84 4। हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ले। शंट रेजिस्टेंस मीटर के रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, ठीक है। जनरली अगर आप देखो तो जो एमीटर है जिससे हम करंट मेजर कर रहे हैं उसको हम सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब जो चीज आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। यस और नो। मतलब जो आइडियल एमीटर है उसका कितना होना चाहिए रेजिस्टेंस, यस और नो, 0 होना चाहिए। शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करेगा, तो अगर शॉर्ट सर्किट की तरीके से बिहेव करेगा फिर तो आप एम की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, फिर तो आप कितनी भी करंट उससे मेजर कर सकते हो। जब रेजिस्टेंस ही 0 है तो आप कुछ भी मेजर कर सकते हो। यस और नो। और उस केस में जो आपका ये शंट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। बिकॉज आरएसएच क्या है, व्हाट इज आरएसएच,
आर एम अपॉन एम माइनस वन। तो ये चीज इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, बट ये भी जीरो है तो डिफाइन करना मुश्किल होगा, बट फिर भी अगर आपके मीटर में ही कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट को डाइवर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, तो शंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब यहां पर हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस हम बेसिकली क्यों यूज करते हैं, देखो कॉपर, मैग्नीन, कांस्टेंट, इनके सबके जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है दिए हुए हैं। होता क्या है कि भाई टेम्परेचर इफेक्ट को हम कंपनसेट करना चाहते हैं। किसको कंपनसेट कर रहे हैं, टेम्परेचर इफेक्ट को। कैसे कंपनसेट कर रहे हैं, हमने क्या किया था, मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए शंट में एक रेजिस्टेंस लगा दिया था। अब हो सकता है, ध्यान से समझना, हो सकता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ा, ध्यान से देखो क्या हुआ, इस वाले केस की बात कर रहे हैं, ये है केस 1। ये मीटर है, मीटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस है और यहां पर कुछ शंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इधर IM करंट है, इधर ISH करंट है। अब ध्यान से देखो, मान लो जो शंट रेजिस्टेंस आपने लगाया था, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो शंट रेजिस्टेंस बढ़ेगा, शंट रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो शंट रेजिस्टेंस से जाने वाली करंट कम हो जाएगी, और शंट रेजिस्टेंस से जाने वाली करंट अगर कम हो जाएगी मेरे भाई मेरे दोस्त, तो मीटर में जाने वाली करंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और मीटर में जाने वाली करंट ज्यादा होगी तो गलत रीडिंग आपको मिल जाएगी। ये क्यों हो रहा है, टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से। हमने सोचा इसका इलाज करते हैं। क्या इलाज किया हमने, ध्यान से देखो, हमने क्या किया कि हमारा जो मीटर था उस मीटर के साथ हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ये हो गया RM, ये हमारा मीटर है, ये हो गया RSW, ठीक है। और यहां पर हम अब एक RSH न्यू, एक नया शंट रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, अब इसमें क्या होगा, आपने एक एक्स्ट्रा स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस वहां पर सीरीज में लगा दिया मीटर के साथ। क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस है वो भी तो बढ़ेगा, और स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, यहां करंट कितनी जा रही थी IM, यहां करंट कितनी जा रही थी ISH, ये टोटल करंट कितनी थी I। तो अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसके थ्रू जो करंट जा रही है वो भी कम हो जाएगी, और करंट कम होगी तो क्या होगा, अगर इधर करंट कम हो गई तो इधर करंट ज्यादा हो जाएगी। ठीक उल्टा हो गया, शंट वाली ब्रांच में करंट कम हो रही थी, मीटर में करंट ज्यादा हो रही थी। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस ने क्या किया, मीटर की करंट को कम कर दिया और शंट वाली ब्रांच के करंट को बढ़ा दिया। इसका मतलब टेम्परेचर के इफेक्ट को क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया। अब ध्यान से देखो, RSH पिछले वाले केस के लिए आप कैसे लिख सकते हो, RM अपॉन M माइनस 1। RSH न्यू कैसे लिख सकते हो इस वाले केस के लिए, अगेन मीटर का रेजिस्टेंस तो उतना ही है, बट यहां पर एक स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस भी आ गया, डिवाइडेड बाई M माइनस 1। तो आप कैसे लिख सकते हो, RSH न्यू अपॉन RSH, ये कितना हो जाएगा, RM प्लस R स्वैम्पिंग डिवाइडेड बाई RM, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, RSH न्यू इज इक्वल टू RSH मल्टीप्लाइड बाई RM प्लस R स्वैम्पिंग डिवाइडेड बाई RM। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर एग्जाम में स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा तो आप यहां से इसको निकाल सकते हो। शंट रेजिस्टेंस पहले वाले केस में आपको पता होगा, मीटर का रेजिस्टेंस पता होगा और स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस भी पता होगा, या स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस पूछ सकता है तो बाकी चीजें आपको दी होंगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। अब देखो, जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस होता है इसकी जो वैल्यू है वो मीटर के रेजिस्टेंस से लगभग 60 से 70 गुना ज्यादा होती है। इट इज मेड ऑफ मैग्नीन एंड कनेक्टेड इन सीरीज विद द एमीटर टू कंपनसेट फॉर द टेम्परेचर इफेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हम कर रहे थे एमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए। अगर हमें डीसी वोल्ट मीटर PMMC से परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर की वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी हो वोल्ट मीटर के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर सिर्फ मीटर होता, ध्यान से देखना, अगर सिर्फ मीटर होता
तो सपोज मीटर पहले मेजर कर रहा था वीएम वोल्टेज और इसका रेजिस्टेंस क्या है आरएम, लेकिन आपने क्या किया, आपने इसी वोल्टमीटर के सीरीज में एक और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको हम आर सीरीज बोलेंगे। यस और नो? तो इसके क्रॉस भी कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा। कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा इसके क्रॉस? ये जो नया वोल्टेज अब मेजर हो रहा है माइनस वीएम। यस और नो? अब चूंकि ये एक ही सीरीज में कनेक्टेड है, एक ही ब्रांच में कनेक्टेड है, तो इसमें करंट सेम होगी। यस और नो? तो करंट कैसे हो जाएगी सेम? वीएम अपॉन आरएम। इतने पार्ट में जो वोल्टेज है और जो रेजिस्टेंस है वीएम अपॉन आरएम, और बाकी पार्ट में कितना वोल्टेज है? वी माइनस वीएम, और कितना रेजिस्टेंस है? आर एस ई। सपोज आपको आर एस ई निकालना है तो क्या हो जाएगा? आर एम वी माइनस वी एम अपॉन वी एम। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो जो एक्सटेंशन के लिए सीरीज में आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एम माइनस वन, आर एम एम माइनस वन। ये ध्यान रखना, एमीटर के केस में क्या फॉर्मूला है और वोल्ट मीटर के केस में क्या फॉर्मूला है, और एम की वैल्यू क्या है? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की v अपॉन वी एम, v अपॉन वी एम। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं यहां पर। अब देखो 0 से 1 मिली वोल्ट रेंज का वोल्ट मीटर है, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 30 ओम्स। तो मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 30 ओम्स। इट हैज द सेम वोल्टेज रेंज इफ द सेम वोल्टमीटर वोल्टेज रेंज इज एक्सटेंड अप टू 100 वोल्ट्स। अब नया जो वोल्टेज आप मेजर कर रहे हैं वो 100 वोल्ट है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो गया? 100 डिवाइडेड बाई 1 मिली वोल्ट, 10 टू द पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया। अब पूछ रहा है सीरीज रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सीरीज रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर एम एम माइनस वन। तो ये कितना हो गया? 30, और ये हो गया 10 टू द पावर 5 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, लगभग 3000 किलो ओम के आसपास आना चाहिए। 3000 किलो ओम के आसपास आना चाहिए। अब जरा इसमें एक चीज देखो, इसमें जरा एक चीज देखो। मान लो अगर मैं यहां पर पहले वाले केस में जब हमारी 0 से 1 मिली वोल्ट की रेंज थी, उसके लिए अगर मैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू देखूं तो क्या होगी? यस, करंट की बात कर रहे हैं और है क्या? वोल्ट मीटर है क्या? वोल्ट मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 मिली वोल्ट या 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई, अब इसका रेजिस्टेंस कितना है? 30 ओम्स। ठीक है, तो इसको आप निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी? 0.0, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.033 मिली एम्पियर। 0.033 मिली एम्पियर, 1/30 ये लिख दिया और 10 टू द पावर माइनस 3 मिली एम्पियर आ गया। जब आपने रेंज चेंज करी, अब कितनी हो गई रेंज? आपने बढ़ाकर 100 वोल्ट कर दिया। ठीक है कि नहीं? ये क्या कर दिया? 100 वोल्ट कर दिया। और रेजिस्टेंस कितना हो गया? क्योंकि सीरीज में आपने कनेक्ट किया है तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? रेजिस्टेंस हो गया आपका अप्रॉक्सीमेटली 3000 किलो ओम था, है ना? 3000 किलो ओम था प्लस 30, सॉरी 3000 किलो ओम्स था, 3000 किलो ओम्स था। डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। प्लस 30। ठीक है, अब इसको भी सिंप्लीफाई करोगे ना तो 0.033 मिली एम्पियर आएगा। अब इसमें भी जरा देखो, पहले वाले केस में सेंसिटिविटी कितनी आ रही है? पहले वाले केस में सेंसिटिविटी कितनी आ जाएगी? 30, और दूसरे वाले केस में सेंसिटिविटी कितनी आ जाएगी? अगेन 30, अगेन 30 किलो ओम पर, सॉरी किलो ओम पर वोल्ट मीटर।
किलो ओम पर वोल्ट मीटर। ऐसे ही तो निकालते थे सेंसिटिविटी, 1 अपॉन करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू। क्यों हम ये कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। भले ही आप वोल्टमीटर या एमीटर की रेंज को बदल रहे हैं, बट उससे होने वाली जो करंट है वो नहीं चेंज हो रही। करंट नहीं चेंज हो रही है, करंट उतनी मीटर में तो उतनी जा रही है, बस आप उसको डाइवर्ट कर दे रहे हो या वोल्टेज को डिवाइड कर दे रहे हो। तो जब मीटर से जाने वाली करंट नहीं चेंज हो रही है तो उसकी सेंसिटिविटी भी चेंज नहीं होगी। ये आपसे थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन पूछता है। Even though the ammeter voltmeter ranges are extended, the original current taken by the meter does not change, hence sensitivity also does not change. बात समझ में आ रही है? अब वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था, एक छोटा रेजिस्टेंस शंट में लगाया था। वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, एक बड़ा रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे। हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मीटर, इसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। ये भी मैग्नीन का बना होता है और इसकी वैल्यू मीटर के रेजिस्टेंस से ज्यादा होनी चाहिए। एमीटर केस में उल्टा था, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मीटर के रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए थी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज वेरी हाई, क्योंकि वोल्टमीटर हम किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। तो आइडियली अगर हम बात करें तो कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए, जैसे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और यही कारण है भाई, देखो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस हम कहाँ लगा रहे थे, मीटर के सीरीज में। अब यहां ऑलरेडी हम जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वो सीरीज में लगा ही रहे हैं, और वोल्टमीटर का खुद भी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो वोल्टमीटर के केस में हमें स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज नॉट नीडेड। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इज नॉट नीडेड। से यस और नो, से यस और नो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 0 से 1 मिली एम्पियर एमीटर है, ठीक है, 10⁻³ एम्पियर। इंटरनल रेजिस्टेंस, मीटर का रेजिस्टेंस दे दिया, कितना दे रखा है, 20 ओम। इफ द सेम मीटर रेंज इज एक्सटेंडेड अप टू 50 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, है एमीटर बट उसकी रेंज को एक्सटेंड कर रहा है, और कैसे, वोल्टमीटर बनाकर। वोल्टमीटर में चेंज कर सकते हो एमीटर को, और वोल्टमीटर को एमीटर में, एमीटर को वोल्टमीटर में चेंज कर सकते हो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस पता हो। तो कह रहा है सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा गुरु। बात समझेगी नहीं, m कितना हो जाएगा, देखो m कितना हो जाएगा, ये था पहले, अभी हो गया 50 वोल्ट। पहले कितना था, 20 इंटू 10⁻⁻3। इधर निकालो कितना आ रहा है, इसको फाइनली निकालोगे, यहां पर वैल्यू रखोगे, इसको यहां पर रखोगे, RM की वैल्यू 20 रखोगे, तो आपके पास फाइनली आना चाहिए 49.980 ओम्स, किलो ओम, सॉरी, ठीक है, किलो ओम्स। तो आई होप बात समझ में आ गई किस तरीके से क्वेश्चंस करने आसान है। ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको सही कर लो। ये I1 sin ω t होगा, I1 sin ω t प्लस I2 sin 2ω t, ऐसा करके कुछ होगा। अब देखो, अगर आपने ये सिग्नल या ये करंट आपने इनपुट पे दिया अपने PMMC मीटर को, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर को, तो PMMC तो एवरेज वैल्यू मेजर करता है, तो PMMC सिंपली क्या करेगा, आपको एवरेज वैल्यू मेजर करके दे देगा। तो जो साइनोसॉइडल टर्म्स है उनकी एवरेज वैल्यू 0 होती है, तो सिंपली यहां से आपको I0 मिल जाएगा। लेकिन जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हैं, ये AC DC दोनों मेजर कर सकते हैं, और ये RMS वैल्यू मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर इस तरीके से आपका करंट दिया हुआ है तो कैसे निकालते हैं, I0 स्क्वायर प्लस I1/√2 का होल स्क्वायर, I2/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप RMS वैल्यू निकाल सकते हो। इसको हम जब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे।
तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट किसके लिए काम करते हैं? सिर्फ और सिर्फ डीसी के लिए, एसी के लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है, एरर्स की बात करते हैं। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स में कई बार एरर के ऊपर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है किस किस तरीके की एरर्स हो सकती हैं। तो देखो, जो सबसे बेसिक एरर होने की संभावना है वो क्या है? फ्रिक्शनल एरर। फ्रिक्शनल एरर किसकी वजह से होती है? देखो, किसी भी मीटर के लिए हम चाहते हैं कि उसका टॉर्क टू वेट रेशियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। यस और नो? उसका इंस्ट्रूमेंट का जो मूविंग सिस्टम है उसका वेट कम से कम हो और जो टॉर्क वो प्रोड्यूस कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, उतना अच्छा वो हमें, उतना प्रिसाइज, उतना एक्यूरेट हमको वो रीडिंग दे पाएगा। बट कई बार उस मूविंग सिस्टम में अपने फ्रिक्शन होते हैं जिसकी वजह से हमें एरर मिल जाती है। टेम्परेचर एरर। अब टेम्परेचर की एरर की वजह से क्या हो सकता है? हो सकता है मीटर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, स्प्रिंग का रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, कॉइल का रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, या कुछ भी जहां पर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाए तो हमें गलत वैल्यू मिल जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी एरर हमारे पीएमएमसी में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम डीसी पे काम कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ही नहीं है। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? देखो, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रे मतलब समझते हो ना? स्ट्रे जिसका कोई डायरेक्शन ना हो। जैसे आप गली में देखते हैं ना, एक तो पेट डॉग्स होते हैं जो लोगों की गोदी में होते हैं या कार में होते हैं या घरों के अंदर होते हैं, एक स्ट्रे डॉग्स होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, पता नहीं आज यहाँ है कल वहाँ है, कुछ पता नहीं। तो वही स्ट्रे वर्ड वहां से पकड़ सकते हो आप। स्ट्रे मतलब डायरेक्शनलेस। तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है पीएमएमसी, उसके आसपास हो सकता है कोई और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स प्रेजेंट हो और उनकी वजह से हमारे इंस्ट्रूमेंट की हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड डिस्टॉर्ट हो जाए और हमें गलत रीडिंग मिल जाए। वो हो गया स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। फिर हिस्टेरिसिस और एडी करंट एरर। हिस्टेरिसिस एरर बेसिकली क्या होती है? देखो, जहां पर भी आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे ना, वहां पर हमेशा आपको हिस्टेरिसिस एरर मिलेगी ही मिलेगी। हिस्टेरिसिस होती क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, वैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा। देखो, जैसे आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल है, मान लो, ध्यान से समझना, आपके पास क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है। अब आपने क्या किया? करंट की वैल्यू बढ़ाना शुरू किया। करंट की वैल्यू बढ़ाना शुरू किया मतलब आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी एच को बढ़ाना शुरू किया। अब जब आपने एच को बढ़ाना शुरू किया तो क्या होगा? बी भी बढ़ेगा, लेकिन ये अनंत काल तक नहीं बढ़ेगा। आपने एच को बढ़ाना शुरू किया, करंट को बढ़ाकर, एच इंटू एल इज इक्वल टू एन आई एम्पियर्स लॉ, तो बी की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी। यस और नो? मटेरियल मैग्नेटाइज होना शुरू होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ना शुरू होगी, लेकिन वो अनंत काल तक नहीं है। एक पॉइंट पर जाकर सैचुरेशन आ जाएगा। भाई जैसे मान लो मैंने क्लास में एंटर किया, क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 के 100 बच्चे खड़े हो गए, तो सैचुरेशन आ गया ना। अब और कोई बच्चे नहीं बचा जो खड़ा हो सके, तो जितने मैग्नेटिक डाइपोल थे सबके सब यहां तक खड़े हो गए, सैचुरेशन आ गया। अब आपने क्या किया? आपने सोचा चलो रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं। अब आपने धीरे धीरे क्या किया? करंट को कम करना शुरू किया। करंट को कम करना शुरू किया मतलब एच को कम करना शुरू किया। एच को कम करना शुरू किया मतलब बी को कम करना शुरू किया। लेकिन आपने देखा क्या कि हम गए तो इस रास्ते से थे बट लौट इस रास्ते से रहे। मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां पर H तो जीरो हो गया, H जीरो हो गया, बट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं हुई है। ये बचा हुआ मैग्नेटाइजेशन है आपके मटेरियल में, मैग्नेटिक मटेरियल में। जैसे मैं क्लास में एंटर किया, सारे बच्चे खड़े हो गए, मैं क्लास से बाहर निकला, सारे बच्चे बैठ गए, बट कुछ बच्चे खड़े रह गए, कुछ बच्चे खड़े रह गए। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो H की वैल्यू तो इस पॉइंट पे जीरो है, बट आपको कुछ रिटेंटिविटी मिल गई। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन या रिटेंटिविटी। अब इस बचे हुए मैग्नेटाइजेशन को अगर आपको जीरो करना है तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं कोर्सिविटी। जबरदस्ती आपने उस बचे हुए मैग्नेटाइजेशन को जीरो किया, इसको बोलते हैं कोर्सिविटी। तो ये जो लूप आपको मिलता है ना, इसको हम हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं। हिस्टेरिसिस लूप हमें बताता है कि एक्चुअली कितना लॉस हो रहा है उस मैग्नेटिक मटेरियल में बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो जहां पर भी मैग्नेटिक सिस्टम है, मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर हिस्टेरिसिस एरर तो होगा ही होगा। और लास्ट में हम बात करते हैं एडी करंट एरर्स की। अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया, हो सकता है हमारे डिवाइस के, इक्विपमेंट्स के आसपास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो
और हमारी डिवाइस में बहुत सारे और नट बोल्ट या मेटल पार्ट्स हो सकते हैं, तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ करंट, वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगी, एडी करंट्स होंगी, तो उसकी वजह से भी हमें मेजरमेंट गड़बड़ मिल सकती है, तो एडी करंट डैम्पिंग भी होगी। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैकेनिकल हिस्टेरेसिस भी होता है। हमने तो इलेक्ट्रिकल वाला डिस्कस किया, बी और एच कर्व। मैकेनिकल हिस्टेरेसिस क्या है? जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में रिलेशन है, जब आप स्ट्रेस बढ़ाते हो तो स्ट्रेन जो होता है, जरूरी नहीं कि आप स्ट्रेस हटाओ तो स्ट्रेन वैसे ही वापस आ जाए। इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल हिस्टेरेसिस। उसकी वजह से भी एरर हो सकती है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एडवांटेजेस क्या है पीएमएमसी के? इसका टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होता है, सेंसिटिविटी हाई होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी एरर होती नहीं है, इसमें एक्स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं है, क्योंकि हाँ ध्यान से सुनो, पीएमएमसी में एक्स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होती है, क्योंकि ये तो डीसी पे काम कर रहा है भैया। किस पे काम कर रहा है? डीसी पे काम कर रहा है। और एक्स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट में क्या यूज करते हैं? आयरन शील्डिंग यूज करते हैं। बट पीएमएमसी तो डीसी पे काम कर रहा है, तो इसमें आयरन शील्डिंग की जरूरत नहीं होती है। आयरन शील्डिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स। हिस्टेरेसिस भी कम होगा, ठीक है। हम एल्युमिनियम फ्रेम यूज करते हैं तो हिस्टेरेसिस भी कम से कम होता है, और इसका स्केल लीनियर होता है। कहां तक होता है? 90 डिग्री तक। 90 डिग्री तक लीनियर स्केल होता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? एसी के लिए यूज नहीं कर सकते, इसका कंस्ट्रक्शन बड़ा डेलिकेट होता है, हल्का सा भी कुछ टूट फूट हुई तो टूट फूट हो सकती है, और कॉस्टली होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने कंप्लीटली डिस्कस किया पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को। आई होप आपको मजा भी आया होगा और आपको सीखने को भी मिला होगा। आई थिंक इतना पढ़ने के बाद आपसे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, चाहे वो इसरो एग्जामिनेशन हो, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, या और कोई भी पब्लिक सेक्टर एग्जाम हो, आप गलती नहीं करेंगे। बट आज के सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल आज ही स्टार्ट किया है। उसमें धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं, जिसका नाम है आशु जिना। आशु जिना। तो आप पर्सनली भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स के लिए, अपनी तैयारी के लिए, या और जो भी कुछ आपके रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी पढ़ाई से, आपकी तैयारी से रिलेटेड। साथ ही साथ गीक्स फॉर गीक्स गेट टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको गेट से रिलेटेड और आपके कैरियर से रिलेटेड हर एक ज़रूरी अपडेट सही समय पर मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और अपने कमेंट इस वीडियो के एंड में लिखना ना भूलें, और बताएं कि आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, क्या पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा, और कहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है, जिससे हम उसको फिर से डिस्कस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।